स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट। बेटा आपने एक टर्म पढ़ा है फिनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम हमारा अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उस सब्जेक्ट का नाम क्या था? उस सब्जेक्ट का नाम था फिनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हमारा पूरा फोकस होता था ट्रांजैक्शंस को, जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने पे। ठीक है ना? हमारा सारा ध्यान किस चीज पे होता था कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, समराइज कैसे किया जाए, रिपोर्ट कैसे किया जाए। क्लियर? सही कह रहा हूं? जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे होते थे उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे रिपोर्ट किया जाए, समराइज किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ये हमारा टास्क होता था। लेकिन अब जो हमारा ये टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट, तो बात वो ही करता है कि साहब यहां भी हम बात किसकी करेंगे? फिनेंस की। फिनेंस की मतलब हम बात यहां भी क्या करेंगे? हम बात यहां भी पैसे की करेंगे। बात हम यहां भी पैसे की करेंगे, लेकिन हमें यहां पे पैसे का क्या करना है साहब? मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करना है। अब मैनेजमेंट की जब बात आती है ना बेटा, तो मैनेजमेंट में वर्ड जुड़ जाता है एनालिसिस। ठीक है ना? जैसे ही मैनेजमेंट की बात आती है, मैनेजमेंट में एक वर्ड जुड़ जाता है एनालिसिस। क्लियर? आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सर किस बारे में? मैंने कहा पैसे का मैनेजमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा। सर किस बात का एनालिसिस करें? मैंने कहा बेटा पहली चीज, कहां से आएगा पैसा? कहां से आएगा? आएगा मतलब सोर्स। पैसा कहां से आएगा? डन? किस कॉस्ट पे आएगा? अरे भाई अगर कहीं से पैसा लाओगे, पैसा कहीं से लाएंगे, चाहे खुद का पैसा ला रहे हैं, चाहे किसी से उधार ला रहे हैं, चाहे बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, चाहे शेयर इश्यू कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा लाएंगे तो क्या उस पैसे की कोई ना कोई कॉस्ट नहीं होगी? भाई लोन लेंगे, वो सारे काम करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा। खुद का पैसा होगा तो नोशनल कॉस्ट लग जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी। शेयर इश्यू करेंगे तो डिविडेंड लग जाएगा। ठीक है? डिबेंचर इश्यू करेंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, बॉन्ड इश्यू करेंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा। तो उस पैसे की कोई ना कोई कॉस्ट भी तो होनी चाहिए ना। तो हमने कहा सोर्स पैसा आएगा कहां से? उस पैसे की कॉस्ट कितनी आएगी? और कहां पे काम लेंगे? मतलब एप्लीकेशन। हम उस पैसे को कहां लगाएंगे? हम उस पैसे से मटेरियल खरीदेंगे, या हम उस पैसे से मशीन खरीदेंगे, या हम कैपिटल में इन्हें लगाएंगे, मतलब हमारे कैपिटल असेट्स परचेज करेंगे, या वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, या खर्चे पे करने में लगाएंगे। उस पैसे को हम
कहां पे यूज करेंगे, उस पैसे को हम कहां पे यूज करेंगे, वो चीज भी हमें यहां पे देखनी है। ठीक है साहब। तो जब आप इन तीनों चीजों के बारे में ऐड कर लेते हो, मतलब इन तीनों का एनालिसिस कर लेते हो, तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये आपका मैनेजमेंट बन जाता है। ये आपका मैनेजमेंट बन जाता है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पास्ट डेटा, आपको इसके लिए पास्ट डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, पास्ट डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड। अब ट्रेंड के लिए आप क्या देखते हो, ट्रेंड के लिए आप देखते हो रेशियोज, रेशियो देखने पड़ेंगे। ट्रेंड कहां से आएगा, आपके पास बहुत सारा पास्ट डेटा है। अब पास्ट डेटा से मुझे एक चीज बताओ बेटा, अब मैं कहता हूं कि आज के 50 साल पहले, आज के 50 साल पहले किसी के पास 50,000 रुपए थे और आज उसके पास 1,00,000 रुपए है। ठीक है ना, आज उसके पास 1,00,000 रुपए है। ठीक है ना साहब। तो एक बात बताओ कि वो 1,00,000 रुपए कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, वो जो 1,00,000 रुपए है वो कम है या ज्यादा है। वो जो 1,00,000 रुपए का अमाउंट है, हमने कहा 50 ईयर्स बैक किसी के पास 50,000 रुपए थे, प्रेजेंट में उसके पास 1,00,000 रुपए है। क्या 50 साल में 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए होना सही है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, सबका यही जवाब आता है, नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक बात और कहता हूं। 50 साल पहले, 50 साल पहले ये आदमी 50,000 रुपए कमाता था, ये अर्न करता था 50,000। कैसे अर्न करता था, इसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे थे 5,00,000 रुपए, मतलब इसने अपने बिजनेस में 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे और उससे ये पूरे साल में 50,000 रुपए कमाता था। ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इस आदमी ने, प्रेजेंट में इस आदमी ने अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में 20,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 20,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और उससे ये अर्न करता है 1,00,000 रुपए। हाँ जी, बताओ प्रेजेंट सिचुएशन बेटर है, प्रेजेंट सिचुएशन बेटर है या फिर पास्ट सिचुएशन बेटर? अब ये बात कैसे पता चले, ये बात कैसे पता चले, बोले सर रेशियो देख लो, अब वैल्यूज के हिसाब से देखिए। कोई वैल्यू देखना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा सर अब 1,00,000 रुपए लगा कमाते हैं 20,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो इसका मतलब हम 5% प्रॉफिट कमाते हैं सर। और पास्ट में जाके देखें तो हम 50,000 रुपए कमाते थे 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके, इसका मतलब सर हम 10% कमाते थे। तो अब एक बात बताओ, ये वैल्यू साइड में होगी, ये वैल्यू साइड में होगी, वैल्यू क्या हो जाती है, साइड में हो जाती है। अब ऐसे ही चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो हुआ एक आदमी का। अब मैं कहता हूं साहब एक आदमी प्रेजेंट में 1,00,00,000 रुपए कमाता है, एक आदमी प्रेजेंट में 1,00,00,000 रुपए कमाता है, अर्न करता है, और उसने इन्वेस्ट कितना कर रखा है,
उसने इन्वेस्ट कितना कर रखा है, उसने इन्वेस्ट कर रखा है 50 करोड़, उसने इन्वेस्ट कर रखा है 50 करोड़ रुपए, ठीक है ना साहब, 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, इस आदमी का बिजनेस प्रेजेंट में, आपको इसको कंपेयर करना है इससे, क्या आप वैल्यू से कंपेयर कर सकते हो क्या? वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते। इन दो लोगों का कंपैरिजन, चलो पास्ट से नहीं प्रेजेंट से कंपेयर करना है, तो क्या वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, आप रेशियो निकाल लोगे, आप क्या करोगे, आप रेशियो निकाल लोगे। बोले सर 1 करोड़ रुपए कमाता है, 50 करोड़ लगा के, मतलब ये 2.5% कमाता है, सॉरी 2% कमाता है, 2% कमाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कौन सा बेटर है प्रेजेंट में, ये वाला या ये वाला? कौन से बिजनेस की अर्निंग्स बेटर है? देखो अमाउंट दिखे तो यहां पे 1 करोड़ है, यहां पे केवल 1 लाख है, लेकिन ये 1 लाख कमाता है 20 लाख से, ये 1 करोड़ कमाता है 50 करोड़ से। ये आपको किसने बताया? ये आपने जब एनालिसिस किया ना डेटा का, तो आपको पता चला। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास पैसा पड़ा है, आपके पास थोड़े से पैसे पड़े हैं, 10-15 लाख रुपए पड़े हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या इस वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? दोनों आदमी कह रहे हैं आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप इसके पार्टनर बनोगे, आप इसके पार्टनर बनोगे। ये है ए, ये है बी, आप ए के पार्टनर बनोगे, बी के पार्टनर बनोगे। ए के पार्टनर बनेंगे। क्यों ए के पार्टनर बनेंगे? क्यों ए के पार्टनर बनेंगे? क्योंकि ए से हमारे पास ये क्या है, ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है कि आप अपना पैसा वहां पे अप्लाई करोगे, अपना पैसा वहां पे अप्लाई करोगे जहां पे आपको रिटर्न अच्छा आ रहा है। अब रिटर्न अच्छा आने का पता कैसे चला, रिटर्न आने का पता कैसे चला? इन दोनों को आपने क्या किया, कंपेयर किया। अब मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करा सकते हो जिसपे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में भी पैसा जमा करा सकते हो जिसमें आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। अब एक बात बताओ, क्या आप अपना पैसा ए और बी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? यू शुड इन्वेस्ट और नॉट, यू शुड इन्वेस्ट और नॉट? नो सर, हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? अरे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बैंक में से पैसा निकाल के यहां पे लगाया, देखो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, कॉस्ट में। प्रॉब्लम किस में है, कॉस्ट में, कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने यहां पे ला रहे हो उस पे आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 6%, 6% इंटरेस्ट, मतलब 6% के इंटरेस्ट का लॉस बियर करोगे 5% का रिटर्न कमाने के लिए। तो क्या कॉस्ट इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? कॉस्ट इंपॉर्टेंट हुई या नहीं हुई? हो गई सर। तो इसका मतलब पहली चीज आपको ये देखना है, मतलब आप यहां पे ये डिसीजन लेते हो कि पैसा कहां पे लगाना चाहिए। आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने के, पैसा अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उन बहुत सारे ऑप्शन में से एक बेटर ऑप्शन चूज करना, वो भी किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। फिर दूसरी बात, अपना पैसा आपके किस कॉस्ट पे आ रहा है। अप्लाई करने से पहले आप ये भी देखोगे
कि ठीक है इन दो ऑप्शन में से ये ऑप्शन बेटर है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर है कि मेरा जो पैसा मैं ला रहा हूं उससे जो कमाई हो रही है उस पैसे के बदले में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट कहां पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर पैसा कहां से आएगा, जरूरी थोड़ी ना है हर आदमी के पास खुद के पास पैसा हो, तो वो बैंक लोन भी ले सकता है, तो पैसा कहां कहां से आ सकता है। तो चलिए साहब ये हमारा, अब सर इनमें से पता कैसे चलेगा, तो मैंने कहा बेटा हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग। एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे कहेंगे कैपिटल बजटिंग, इसे कई जगह इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है, इसको कई जगह इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपको अपना पैसा कौन से प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, इसका एक नाम और है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, ठीक है ना, कि आप कहां पे लगाओ। तो हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आएगा, ये चैप्टर आपके बेटा 10 to 15 मार्क्स कवर करेगा, कैपिटल बजटिंग। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एप्लीकेशन का, कि आपको पैसा कहां पे अप्लाई करना है। क्लियर, मैं केवल चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं आपको, एक चैप्टर कौन कौन सी क्या क्या चीजें, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, इससे पहले आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए हम इसके बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी। अब मैंने कहा साहब पैसे के सोर्स क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपने सुन रखा है, पैसा कहां कहां से आ सकता है, तो पैसा आ सकता है शेयर इश्यू करने से, खुद का पैसा, कैपिटल वाला पैसा मतलब रिजर्व, मैं इसे बोल देता हूं रिजर्व, खुद का पैसा। तीसरा पैसा डिबेंचर, इसे डिबेंचर को यहां पे हम कहेंगे डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या है, डेप्ट का मतलब डिबेंचर भी हो गया, इसमें लोन भी हो गए, इसमें बॉन्ड भी हो गया, मतलब बोरो करने वाली सारी चीजें। डिबेंचर का मतलब भी यही होता है पैसा उधार लिए इंटरेस्ट देना है, लोन का मतलब भी यही होता है पैसा उधार लिए इंटरेस्ट देना होता है, बॉन्ड का मतलब भी यही होता है पैसा उधार लिए जिस पे इंटरेस्ट देना है। तो इसको आप यहां क्या कहते हो, इसको आप यहां कहते हो डेप्ट। डेप्ट का मतलब ऋण, डेप्ट का मतलब ऋण। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, डिबेंचर को हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण पत्र। और डेप्ट का मतलब क्या होता है, ऋण। अब ऋण को आप लोन बोल दो, बॉन्ड बोल दो, कुछ ही बोल दो, तो सबका मतलब एक ही है। इसको यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव नाम से जाना जाता है जिसको अपन बोलते हैं डेप्ट। ओके, आपने कभी पढ़ा भी होगा फ्यूचर में, जब आपने सॉरी पहले आपने 12th में जब कभी रेशियोज का चैप्टर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। सुना है डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में, डेप्ट इक्विटी रेशियो कंपनी अकाउंट्स में भी हमने पढ़ा है। तो वो वाला डेप्ट, डेप्ट में सारी चीजें आ जाती है, वहां भी हमने ये पढ़ा था डेप्ट में सारी चीजें आ जाती है, जो बाहर वालों से आपने पैसा ले रखा होता है वो डेप्ट में आ जाता है। अब इस डेप्ट की जो कॉस्ट है ना, इस डेप्ट की जो कॉस्ट है उसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो, उसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ते हो जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए आप एक चैप्टर पढ़ोगे
जिस चैप्टर को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बताता है कि खुद का पैसा लगा रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, शेयर इश्यू करके लगा रहे हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है, डिबेंचर डेप्ट लेके लगा रहे हो तो कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है साहब। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा बेटा? ये चैप्टर 8 to 10 मार्क्स कवर करता है, 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। अब इसी के साथ में एक चीज और जुड़ जाती है। सर क्या? मैंने बताओ पूरी कंपनी में अगर 100 करोड़ रुपए लगे हुए हैं तो उसमें से कितना इक्विटी होना चाहिए, कितने डेप्ट होने चाहिए? अपन बोलते हैं ना डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो कौन सा आइटम कितना होना चाहिए वो भी आता है। तो वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कितनी आपकी इंटरनल कैपिटल है, कितनी आपकी एक्सटर्नल कैपिटल है, मतलब आपकी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने इक्विटी शेयर हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने डिवेंचर हैं, कितने बॉन्ड है, वो सारी चीजें। सर ये कितने मार्क्स का बेटा? ये आपके लिए 5 to 7 मार्क्स का। मतलब ये दोनों मिला के अगर आप देखो तो ये दोनों मिला के आपके लिए 15 मार्क्स के अप्रोक्स हो जाता है। ठीक है, तो 10 to 15 मार्क्स और ये दोनों मिला के 15 मार्क्स। तो इसमें 8 से 10 का ये भी आ सकता है, 5 से 7 का ये भी आ सकता है। ओके, ये हमारे हो गए बेटा 3 चैप्टर। तीनों चैप्टर की बात करें तो तीनों चैप्टर का मिला के वेटेज कितना हो गया? 25 to 30 मार्क्स। 25 to 30 मार्क्स। क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद आता है बेटा कि केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से, मशीन में पैसा लगाने से आपको काम नहीं हो जाएगा। बिजनेस में आपको अपने डे टू डे खर्चों के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डे टू डे खर्चों के लिए। अब वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चे का मतलब खर्चे भी होते हैं 1 साल से कम वाली चीजें, जिनमें पैसा लगा हुआ रहता है लेकिन 1 साल से कम के लिए वो पैसा आता रहता है, जाता रहता है। अब सर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करोगे तो डेटर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, डेटर्स मैनेजमेंट। सर क्रेडिटर्स मैनेजमेंट बिल्कुल करना पड़ेगा। अरे वर्किंग कैपिटल आएगी कहां से? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट से ही तो आएगी। और कैश मैनेजमेंट। अब इनमें से एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर? मैंने कहा आपको कैश मैनेजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको याद है आपने कॉस्टिंग में बजट के चैप्टर में एक बजट बनाया था, कैश बजट। याद है आपको? कैश बजट। कैश बजट, कैश बजट ही कैश मैनेजमेंट होता है। कैश बजट ही कैश मैनेजमेंट होता है कि कितना पैसा। वहां पे हम क्या पढ़ते थे? सोर्स ऑफ कैश और एप्लीकेशन ऑफ कैश। पैसा पूरे महीने में या साल में कहां कहां से आने वाला है, कहां कहां पे जाने वाला है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। तो वही वाली चीज, तो कैश मैनेजमेंट का काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हमें क्या पढ़ना होगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमें डेटर्स मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप क्या बातें करते हो? ईओक्यू वाली एटसेट्रा।
जो हमने पढ़ रखी है, ठीक है ना, इतना टिपिकल काम नहीं है। तो यहां पे ये 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर डेटर्स और क्रेडिटर्स को कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए ये इसे एक नाम देते हैं, इसे बोलता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, उधार मिलने की क्या पॉलिसी है, उधार देने की क्या पॉलिसी है, उधार मिलने की क्या पॉलिसी है, उधार देने की क्या पॉलिसी है, ये दोनों चीजें यहां पे आ जाती है। सर इस पूरे चैप्टर का वेटेज कितना है? बेटा इस पूरे चैप्टर का वेटेज है 10 to 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। चलो सर, अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है, क्या बचता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी के साथ आ जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों एक ही चीज का पार्ट होते हैं। मतलब कैश फ्लो तो हमने जैसे देखा हुआ है, हम दोबारा से जरूर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे आपके कंपनी अकाउंट्स में जब कैश फ्लो के क्वेश्चंस थे तो वो थोड़े टिपिकल टाइप थे, जो एक लेंदी क्वेश्चन ज्यादा थे, एग्जाम पर्पज से कम इंपॉर्टेंट थे, लेंदी ज्यादा थे। और यहां पे जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम पर्पज से रेलिवेंट वाले आएंगे, ठीक है ना। फंड फ्लो क्या होता है ये हम समझेंगे, फंड फ्लो क्या होता है ये हम समझेंगे। और इसके साथ ही एक टॉपिक और जुड़ जाता है, रेशियोज। ये पूरे एफएम में साथ साथ चलेगा, अलग से चैप्टर है लेकिन पूरे एफएम में ये साथ साथ चलता है, हर जगह कहीं ना कहीं काम में आता रहता है, ठीक है। तो रेशियोज, ये तीनों चीजें मिला के लगभग 10 मार्क्स की आती है। बस यही हमारा कोर्स है। सर 2 टॉपिक और हैं, बिल्कुल और है, एक होता है लीवरेज और एक है डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर इनका क्वेश्चन आता है, मान लो कई बार इनमें से क्वेश्चन नहीं आया या इनमें से कम आ गया, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। डन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस पार्ट है, बस इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं। डन। अब बात आती है कि साहब ये तो थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम शॉर्ट टर्म काम है या लॉन्ग टर्म काम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जनरली रोल शॉर्ट टर्म रोल होता है या लॉन्ग टर्म रोल होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम हमेशा ही लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ये कभी ये बात नहीं करते अभी क्या करना है, जस्ट अभी क्या करना है। ये हमेशा एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इनका काम लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्ट्रेटेजी मेकिंग का काम होता है। चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, मैं दोबारा पूछता हूं बेटा, दोबारा पूछता हूं। एक आदमी के पास 5 इयर्स पहले, 5 इयर्स बिफोर ₹100 थे, 100 थे, और प्रेजेंट में उसके पास 150 रुपीज है। मतलब वो 100 रुपए 5 साल में 150 रुपए हो गए। वो 100 रुपए 5 साल में 150 रुपए हो गए। तो बताओ उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्रॉफिट और लॉस। 5 साल पहले किसी आदमी के पास 100 रुपए थे, अब इसे आप 100 करोड़ भी समझ सकते हैं। 5 साल में उसके वो 100 रुपए बढ़ के 150 हो गए।
जहां उसने 100 इन्वेस्ट किया था ना, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 150, उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 150। उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कोई बता सकता है? एनीवन? आंसर नहीं दे सकते तो मुझे यह बताओ कि क्या आप आंसर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? क्या आपको यह डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है, या आपको किसी और डेटा की जरूरत है, या प्रॉफिट या लॉस? कोई भी, जो भी आपके मन में आता है ना, वो मुझे बताइए। डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है, बिल्कुल सर। कॉस्ट देखनी पड़ेगी, बिल्कुल सर। ये यस सर, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। चलिए चलिए, मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8% पर एनम। 8% पर एनम की इंटरेस्ट है, 8% पर एनम। 8% पर एनम मतलब इस 100 रुपए पे, इस 100 रुपए पे इसे 8 रुपीज इंटरेस्ट मिलता। तो 5 साल में अगर 8% के हिसाब से देखें तो इसे 40 का इंटरेस्ट मिल जाता। मैं यहां लिख देता हूं, 100 प्लस 8%, 5 ईयर्स। तो इसके पास होने चाहिए थे 140, लेकिन इसके पास है 150। मुझे बताइए क्या फायदा हुआ या नुकसान? या अभी भी ये डेटा इनकम्प्लीट है, या अभी भी ये डेटा इनकम्प्लीट? अनुष्का कह रही है प्रॉफिट, कनिका कह रही है प्रॉफिट, एकता भी कह रही है प्रॉफिट। ओके, प्रियांशी भी प्रॉफिट। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए बेटा, ये इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? हमने कहा 8% पर एनम, 8% पर एनम। तो ये इंटरेस्ट आपको 5 साल के बाद मिलेगा, या हर साल 8 रुपीज मिलते जाएंगे? एवरी ईयर, एवरी ईयर 8 रुपीज मिलते जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, दोबारा लिख दूंगा। मान लो पहले साल मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 1 साल के बाद मेरे पास कितने रुपए होंगे? 1 साल के बाद मेरे पास कितने हो जाएंगे? इसमें +8% हो जाएगा, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 108। सही कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहा हूं। दूसरे साल, बेटा दूसरे साल में 100 इन्वेस्ट करूंगा या 108 इन्वेस्ट करूंगा? नाउ इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन 108। 108 प्लस 8%। अब बताओ ये कितने हो जाएंगे? 108 प्लस 8%, 116.64। तीसरे साल
116.64 प्लस 8%। वन 125.9712 फोर्थ ईयर 125.9712 प्लस 8%। $136.048 फिफ्थ ईयर 136.048 प्लस 8% 146.93। तो देखो देखो आपका जो डिसीजन है, आपका जो डिसीजन है उसमें कितना सा गैप रहा, केवल 3 रुपए का। चलो मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर देता, वो पहले था वहां पे मिल रहा था 140 और अगर आपको मिलता 145 तो क्या ये डिसीजन गलत हो जाता? ये डिसीजन गलत हो जाता क्योंकि आप 8% से तो ऐड करते 140, यहां मिलता 145। इसलिए 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 क्या कहते हैं बेटा, ये जो 140 और 146.93, ये जो 6.93 रुपीज है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये कहलाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ गए? हमने कहा 8% की वजह से, 8% की वजह से आपके पास इतने रुपए होने चाहिए थे, लेकिन ये पैसा इससे कुछ ज्यादा हो गया। वो ज्यादा किस वजह से हुआ? डेट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, हम इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कह देते हैं। ओके, क्लियर? तो अब मैं जाता हूं, ये बात समझ गए आपके पास? मैं इसे रफली एक बार ऐसे कह देता हूं, ये है 147, ठीक है ना? अब चलिए, आपके पास डेटा नहीं था, आपने शुरू में कहा हमारे पास 5 इयर्स बैक 100 रुपए थे, आज हमारे पास प्रेजेंट में 150 रुपए है। चलो मैं इसे चेंज करता हूं, 145 रुपीज है। तो नॉर्मल पर्सन अगर देखता है, नॉर्मल पर्सन अगर इसे देखता है, इस डेटा को, इस डेटा को, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है यार, आपने 45 रुपीज कमाए। वो क्या कहेगा? 5 साल में आपने 45 रुपीज कमाए हैं। वो ये कहेगा या नहीं कहेगा? इस केवल इतने डेटा को देख के अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने 5 साल में क्या कमाया, तो क्या आप कहोगे या नहीं कहोगे 5 साल में 45 कमाए? लेकिन प्रैक्टिकली मैं कहता हूं कि ये पैसा, ये 5 साल पहले की बात है। आप इस पैसे की टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप इसकी टाइम वैल्यू निकालो। कैसे निकाली हमने टाइम वैल्यू? कि जो 5 साल पहले 100 रुपए थे, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। जनरली ये इंटरेस्ट रेट जनरली आपको इंडस्ट्री का पता होता है। तो आपने कहा कि साहब जो 5 साल पहले 100 रुपए थे ना, उसकी आज की वैल्यू, उसकी आज की वैल्यू 147 होनी चाहिए थी। अगर आप कुछ भी नहीं करते ना, कुछ भी नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं करते, उस पैसे को सिंपली जाके बैंक में रख देते और सो जाते, कुछ भी नहीं करते। टाइम वैल्यू का मतलब क्या है?
केवल टाइम निकलने से पैसा बढ़ गया। आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए, आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने वो पैसा रख के छोड़ दिया बस। 5 साल बाद अगर आप उस पैसे को उठा के देखोगे तो उसकी वैल्यू 147 होनी चाहिए। अब अगर उसकी वैल्यू 147 से कम है ना, तो आपने नुकसान हुआ है आपको। अब आप कहते हो मैंने तो 5 साल तक मेहनत भी की है। अरे मेहनत करके भी आपके पैसे 2 रुपए कम है, इसका मतलब मेहनत का तो कुछ मिला ही नहीं, आपको तो टाइम का भी नहीं मिला। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर ये 150 हो गए, मैं कहता हूं ये 150 हो गए, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 5 साल तक मेहनत करने से आपको केवल 3 रुपए मिले। 5 साल तक मेहनत करने से आपकी कमाई केवल 3 रुपए है। सर वो 47, वो तो टाइम वैल्यू है, वो तो टाइम वैल्यू है। जो 47 है ना, वो तो टाइम वैल्यू, वो तो वैसे भी बढ़ जाते, वो तो किसी के भी बढ़ जाते। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो ये चीज कहलाती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलिए, अच्छा एक बात और बताएं, एक बात और बताएं। आ, मुझे किसी से मुझे किसी से 1 साल बाद 1 लाख रुपए लेने हैं। वैसे ये बात मैंने आपको समझा रखी है, मुझे किसी से 1 साल बाद 1 लाख रुपए लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं उसको कहता हूं तू आज ही पैसे दे दे, उसके पास पैसे है, तो क्या वो आज मुझे 1 लाख देगा या 1 लाख से कम देगा? आपने ये चीज पढ़ रखी है बिल्स डिस्काउंटेड में, कम देगा। क्यों कम देगा, किसकी वजह से कम देगा? अपन जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या? वो टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू है कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला था, जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला था वो जल्दी मिल रहा है। तो आज उस पैसे की वैल्यू, जो पैसा आपको 1 साल बाद 1 लाख मिलने वाला था ना, आज की उसकी वैल्यू कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि आज जो पैसा थोड़ा कम होगा वो फ्यूचर में मिलने वाले 1 लाख के बराबर होगा। आज थोड़ा कम पैसा भी फ्यूचर के 1 लाख के बराबर होगा। जैसे समझो अपने पापा लोग 15,000 रुपए कमाते थे, वो भी बड़ी बात थी। आज फिर कोई आज के दिन कोई 50,000 रुपए कमाता है, वो भी है। आज के 20 साल बाद किसी की सैलरी 50,000 रुपए होगी तो हम कहेंगे इतनी सैलरी तो एक लेबर को मिलती है, तो उस दिन सैलरी नॉर्मल पर्सन की 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो टाइम के साथ जो चीजें चलती है, तो यहां पे जब हम एफएम पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहां पे पैसे की टाइम वैल्यू का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और टाइम वैल्यू का मतलब सिंपली हम बात करेंगे बेटा इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट इफेक्ट। और हम किसकी बात करेंगे? हम इफेक्टिव इंटरेस्ट की बात करेंगे, नॉट इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट। देखो 100 रुपए का 8% 5 ईयर्स तक, तो 40 रुपए। ये 40 रुपए निकालना इंटरेस्ट है, ये 40 रुपए निकालना इंटरेस्ट है, और 47 निकालना इफेक्टिव इंटरेस्ट है। चेक करके देखो, 47/5, 47/5, ये आपके 9.4% के बराबर हो गया। ये आपके 9.4, वो 8% नहीं है, वो इफेक्टिवली आपके कितना पड़ गया? 9.4। समझ गए? जो आपने 8% था, आपने ईयरली किया, तो वो क्या हो गया? वो इफेक्टिवली 9.4 हो गया। क्लियर?
चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं इसका, एक एग्जाम्पल और देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें अपन के किसी ना किसी क्वेश्चन में काम आने वाली है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। मैंने कहा मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, इंटरेस्ट रेट कितनी है 12%, 12% पर एनम, 12% पर एनम। तो एक साल बाद मुझे कितने रुपए मिलेंगे, एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे 12% पर एनम। वन टू, एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे 112। ठीक है, चलिए सर, अब मैं कहता हूं मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, मेरी इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब बताओ साहब एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, मतलब कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कनिका कह रही है 116.98, 116.98, इतने तो नहीं मिलने चाहिए, इतने तो नहीं मिलने चाहिए। चेक करो दोबारा से कनिका। चलो समझते हैं, समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है, तुमने थोड़ी सी गलती कर दी, तुमने 4% मान लिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुमने 4% मान लिया, 112.55 है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर 3 महीने से, हर 3 महीने से जो इंटरेस्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। तो मुझे पहले 100 रुपए पे 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपए का 10% 3 महीने का, तो 3 रुपए। अब 3 महीने बाद ये 103 हो जाएंगे, तो 103 का 10% 3 महीने का, फिर जो अमाउंट मिलेगा उसे ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से ये रुपए कितने हो जाएंगे 112.55। तो जो नॉर्मली रेट 12% था वो यहां कितना हो गया 12.55%। ठीक है ना, ये कहलाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अरे सॉरी 10% नहीं बेटा, अरे 10% नहीं, ये 12% ही है, 10% नहीं 12, मैंने गलत ले लिया, ये 12 है, 10 नहीं ये 12 है, मैंने गलती से 10 लिख दिया, 10 नहीं 12 ही है, 12 यहां पे 12 था, ये भी 12। ठीक है, चलो ये बात तो आप समझ गए, ये बात तो आप समझ गए। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या, इसका कोई फॉर्मूला है क्या बेटा, बड़ा इजी काम है। कैसे, हमने कहा आपको 100 रुपए का निकालना है, 1 प्लस आर, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर एन, ये लो साहब, और ये 100 क्या है, ये 100 था अमाउंट, ये 100 है अमाउंट। अब ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं ए लिख देता हूं, ए का मतलब अमाउंट, ये लो साहब। तो आपने क्या कहा, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, आर का मतलब, अब आर समझ लीजिए बेटा, जितने दिन, जैसे हम कहते हैं 12% पर एनम। अब अगर ये आपको बोलता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आप इसे कर देंगे 3%। और कितने क्वार्टर हो गए 4, कितने क्वार्टर हो गए 4, और ये हो गया 3%। डन। अच्छा एक चीज और बताएं, क्या 3% को मैं 0.3 लिख सकता हूं, क्या 3% और 0.03 एक ही होता है क्या, 3% इज इक्वल टू 0.03,
कनिका नो, हाँ मैं ऐसे लिख रहा हूं 3% इज इक्वल्स टू 0.03। क्या ये सही है? ये सही है कनिका। समझो, आप एक कैलकुलेशन करो, आप 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3% करो, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 150। आप 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 करो, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 0.03, 150। एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी भी आइटम को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी अपन कभी परसेंट निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद है जिन फॉर्मूला के एंड में 100 से मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर हमेशा परसेंट पे आता है। तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? परसेंट लिखने के लिए। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? ओके। तो अगर कभी आपको ऐसा लिखना पड़े कि 1+3%, तो आप कैसे लिखेंगे? सर ये तो वैल्यू है और ये परसेंट है, सर ये तो वैल्यू है और ये परसेंट है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? इजी तरीका, 1+0.03, 1+, अब ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, तो इन दोनों को आप आराम से जोड़ सकते हो, ये हो गया 1.03। अब इनको जोड़ना टिपिकल था, 1+3%, तो क्या आप इसे 4% लिख सकते हो? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या होगा? अपन कभी भी लिखते हैं 1+3%, तो आप क्या जोड़ोगे? 1+0.03। जैसे अपन लिखते हैं 1+10%, तो आप क्या जोड़ोगे? 1.10। आपको याद है हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, आपको याद है हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। तो बस, तो ये तरीका होता है। डन। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। कल से हम प्रॉपरली हमारा चैप्टर सिलेबस पार्ट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? कल से आपकी इसकी क्लास 1.5 आवर की रहेगी, 1.5 आवर, और अपन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। डन। ये कुछ बेसिक्स थे जो मुझे काम में आने वाले हैं कैलकुलेशन पे, इसलिए मैंने आपको पहले बता दी। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।